पार्ट 11 में आपने सुना था कि गंगा को 3-4 नकाबपोशों ने किडनैप कर लिया था। अब आगे किडनैपर जो कि 3 से 4 हट्टे-कट्टे लोग थे, देखने में बहुत खतरनाक थे और उनका कलर काला था। गंगा एक मासूम सी लंबी कद वाली लड़की थी जिसने पीले कलर का शॉलर पहन रखा था, जिसके हाथ रस्सी से बांध रखे थे, मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गंगा को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। गाड़ी को इन्होंने सीधी रोड से ले जाने के बजाय जंगल वाला रास्ता चुना। गंगा तो यह देखकर बहुत डर गई। उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज धड़कने लगी। ये अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, गहरा जंगल से गुजरता हुआ रास्ता, यह देखकर उसकी आंखों में एक खौफ नजर आने लगा। फिर भी गंगा हिम्मत करके अभी भी घुटी घुटी आवाज में हुकुम सा करके आवाज लगाई जा रही थी, क्योंकि उसके मुंह को उन किडनैपरों ने दबा रखा था। इससे उन चारों बदमाशों को लगा कोई इसकी आवाज़ को सुन न ले और जिससे उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए उसमें से एक बदमाश ने अपने जेब से रुमाल निकाला और गंगा के मुंह में ठूस दिया। फिर उसने मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन लगाने के लिए नंबर डायल करने लगा। नंबर डायल करने के बाद आगे वाले इंसान के फ़ोन उठाते ही कहने लगा, मैडम, इस लड़की को हमने उठा लिया है और गाड़ी में बिठा दिया है, आगे क्या करना है? जितने में उससे दूसरा लड़का चिल्लाते हुए बोला, अबे राकी, तू मोबाइल वगैरह छोड़ और इस लड़की को पहले पकड़, हम इसको संभाल नहीं पा रहे। देख, हमने इसका मुंह बंद कर दिया तो कैसे हाथ पैर चला रही है, झिटक रही है और मुंह में से रुमाल निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे सब जैसे ही दूसरी तरफ वाली लड़की ने सुनी, वह कहने लगी, रॉकी, पहले तुम उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रही हूँ कि करके उसने फ़ोन रख दिया। जैसे ही रॉकी ने यह शब्द सुने, उसने जी मैडम करके फ़ोन रख दिया। इधर आदित्यराज को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो तो आज भी यही सोच रहा था कि वो अब 1 बजे गंगा के घर जाएगा। आदित्यराज ने प्लान बनाया था कि आज वो गंगा के साथ में गंगा के घर पर ही रुकेगा। इधर गिरिजा आज बहुत खुश हो रही थी और उसे आज रात को कैसे भी करके आदित्यराज को उसके होटल में ही रोकना था। जैसे घड़ी में रात के 1 बजे आदित्यराज गंगा के घर जाने के लिए निकलने लगा तो आगे से आ रही गिरिजा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो आदि इतनी रात में? जैसे आदित्यराज ने ऐसे शब्द सुने और उसने गिरिजा को आगे देखा तो वो इतनी रात को गिरिजा को अपने कमरे के बाहर देखकर चौंक गया। और अब उसके मन में ये ख्याल आया कि वह यहाँ से गंगा के घर कैसे जा पाएगा। गिरिजा के सवाल पूछने पर आदित्यराज हकलाते हुए झूठ मूठ की हंसी चेहरे पर लाते हुए बोला, कहीं पर तो नहीं, वह बस नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा टहलने के बारे में सोच रहा था। फिर वो अचानक से गिरिजा से अचंभित होकर पूछता है, लेकिन आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? तो गिरिजा असहज होकर कहती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टहल रही थी। इधर गंगा अपने आप को बचाने के लिए मशक्कत किए जा रही थी। ये देखकर रॉकी बोला, बड़ी उछल रही है ना तू? फिर वो दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोला, पिंटू, उस थैली में इंजेक्शन है, वो मुझे दे दो। जैसे ही गंगा ने इंजेक्शन का नाम सुना, वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन 4 जवान हड्डे-कट्टे लोगों के सामने गंगा अपने आप को उनके पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। फिर रॉकी ने वो इंजेक्शन लिया और गंगा की तरफ देखकर बोला, बड़ी इतरा रही है ना तू, अब देख कैसे इतराते हैं। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर अब उस इंजेक्शन को देखकर गंगा बहुत ही डर गई थी। वो उनसे रोते रोते विनती करने लगी, भैया मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं आपकी छोटी बहन की जैसी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो इस पर रॉकी हंसता हुआ कहता है, बहन सुनो साथियों, ये तुम सबको अपना भाई मान रही है, लेकिन मुझे छोड़कर, हाँ? रॉकी के ऐसे कहने पर तीनों कहने लगे, बहन हो गई तेरी बे, हमारे तो मैं बब्बा हैं। ऐसे करके तीनों हंसने लगे। फिर रॉकी उनको हंसता हुआ देखकर झट से अपने जेब से वो इंजेक्शन निकालता है और वो गंगा के हाथ पर एकदम से जानवरों के जैसे इंजेक्शन लगाता है। उस तरीके से जोर से दबाते हुए इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही गंगा के हाथ पर इंजेक्शन लगता है, वह दर्द से तड़पती है और हुक्म सा कहकर जोर से चिल्लाती है। उसके हाथ से जहाँ इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ से खून भी आने लगते हैं और इसी के साथ रॉकी दोबारा से इंजेक्शन को एक झटके के साथ गंगा के हाथ में से निकाल देता है। इंजेक्शन के साथ बहुत सारा खून भी गंगा के हाथ से बहने लगता है और उसी पर गंगा बेहोश हो जाती है। इधर आदित्यराज गिरजा को सामने देखकर कसम में पड़ जाता है कि वो गंगा से मिलने कैसे जा पाएगा। तभी गिरजा कहती है, चलो आदि, आपको भी नींद नहीं आ रही ना और मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना साथ मिलकर दोनों टहले। इस पर आदित्यराज कहता है, नहीं नहीं गिरजा,
तुम टहलो, मैं वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ और दोबारा से सोने की कोशिश करता हूँ। तभी गिरजा कहती है, गजब इंसान हो यार, अभी तो कह रहे थे नींद नहीं आ रही है और अभी। इस पर आदित्य राज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और अपने कमरे में चला जाता है। गिरजा को देखकर सुकून मिल रहा था कि आदित्य राज को आज उसने गंगा के घर जाने से रोक लिया। फिर वो एक शातिर मुस्कान देकर वही आदित्य राज के कमरे के बाहर टहलने लग जाती। उसे आज रात कैसे भी करके आदित्य राज को गंगा के घर जाने से रोकना था। इधर आदित्य राज को गिरजा बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोला, इसको भी अभी रात को ही टहलना था। आदित्य राज को पता ही नहीं आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो गंगा से मिलने के लिए बेताब हो रहा था। आदित्य राज ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखकर कहने लगा, आज मुझे ऐसे बेचैनी क्यों हो रही है। फिर उसने गंगा को बात करने के हिसाब से फ़ोन लगाया, लेकिन कॉल रिसीव ना होता देखकर वो बार बार फ़ोन लगाता रहा। जब फ़ोन कॉल का रिस्पांस नहीं मिला तो उसने मैसेज किया, लेकिन उसे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसने सोचा अब गिरजा कमरे में गई होगी करके उसने अपने दरवाजे के छेद से झाँक कर देखा तो गिरजा अभी भी आदित्य राज के कमरे के बाहर टहल रही थी। राजस्थान में राजा और गिरजा के पिताजी बहुत खुश हो रहे थे कि गंगा को किडनैप कर लिया करके। वो अब सोच रहे थे कि गंगा का हमारे बेटे के आदित्य राज की जिंदगी से हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इधर गंगा को लेकर वो किडनैपर सुनसान जंगल की गहराई में अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगे। अब गाड़ी जंगल के मध्य बीचों बीच एक पहाड़ से बनी गुफा थी, उसके सामने रुकी। फिर वो गंगा को नीचे उतारकर उसे गुफा में लेकर गए। गुफा इस तरह से थी कि किसी को उन पत्थरों को देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई गुफा हो सकती है। चारों तरफ से पत्थर थे और बीच में स्पेस थी गुफा के अंदर जाने के लिए। दोनों पत्थरों के मध्य थोड़ी सी स्पेस थी, उस स्पेस से अंदर जाना होता था। गंगा इस समय बेहोश थी। उन चारों बदमाशों में गंगा की तरफ एक नज़र देखा और फिर उसमें से एक लड़का बोल पड़ा, काश इस लड़की को हम अपना शिकार बना पाते। तो फिर उसमें से दूसरे लड़के सोचकर बोला, तो देर किस बात की। तभी रॉकी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम तो उस लड़के को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैडम ने कहा है कि इस लड़के के बदन को किसी ने गलत तरीके से छुआ तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और तुम तो जानते ही हो हम अपनी जान पर खेलकर खाली पेट भरने के लिए पैसों के लिए काम करते हैं। तो बाकी तीनों नहीं रॉकी के हाँ में हाँ मिला दी। फिर रॉकी ने कहा, चलो इस लड़की के दोनों पाँव और दोनों हाथ बांध देते ताकि उसे होश भी आए तो भी यह भाग नहीं पाए। फिर उन्हें गंगा के हाथ पैर दोनों बांधे और साथ ही साथ उसके मुंह पर टेप चिपका दिया ताकि वो चिल्ला नहीं पाए। इधर आदित्य राज बार बार दरवाजे के छेद से बाहर देखे जा रहा था कि गिरजा कहीं बाहर तो नहीं है, लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर देखता उसे गिरजा टहलती हुई दिखती। ये देखकर वो उदास हो जाता। पूरी रात आदित्य राज की ताका-झाकी में ही निकल गई। इधर गंगा उस गुफा में अभी भी बेहोश पड़ी थी और वह चारों बदमाश वही गंगा के पास नजर रखे हुए थे। जब सुबह हुई तो आदित्य राज को सबसे पहले गंगा की याद आई और रात के बाद को याद करने लगा कि वो किस तरह से गंगा को आज नहीं मिल पाया। फिर सबसे पहले वह फ्रेश वगैरह हुआ और गंगा के घर के लिए निकल पड़ा। इधर गिरजा को किसी का फोन आ गया था सुबह सुबह, तो वह भी सुबह ही बाहर निकल गई थी। जब आदित्य राज गंगा के आश्रम में पहुंचा तो गंगा के बेडरूम का दरवाजा उसे बंद दिखा। तो वो सोचने लगा, जल्दी उठने वाली लड़की आज इतनी देर तक कैसे सो रही है। फिर उसने जैसे ही गंगा के कमरे के दरवाजे को नॉक करना चाहा तो दरवाजा एकदम से खुल गया। तो आदित्य राज मन में सोचता हुआ बोला, ये भी ना लड़की कितनी पागल है, आज तो इसने हद ही पार कर दी, दरवाजा तक लॉक करना भूल गई। फिर जैसे ही वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा गंगा तो कमरे के अंदर नहीं थी। फिर आदित्य राज को लगा गंगा कहीं गार्डन में तो नहीं गई है, तो वो उसे गार्डन में ढूंढने लगा, लेकिन गंगा उसे वहाँ पर भी नहीं मिली। फिर उसने गंगा के मोबाइल पर कॉल करना चालू किया। घंटी तो जा रही थी लेकिन कॉल किसी के द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा था। फिर उसने मैसेज टाइप किया तो उसे उसके मैसेज का भी कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य राज फ्रस्ट्रेट होकर सोचने लगा, इस लड़के का मैं क्या करूं, ना कॉल रिसीव कर रही है ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही है। फिर वो टमटमाते पैरों से वापस गंगा के घर पर आया। फिर उसने साइली के दरवाजे को नॉक करके साइली को जगाया और पूछा, साइली यहाँ गंगा कहाँ गई इतनी सुबह सुबह। तो साइली आश्चर्य से बोली, वो हुकुम सा, गंगा तो अपने बेडरूम में ही सो रही थी और उसने ऐसे कुछ बताया भी नहीं। फिर वो आगे कहने लगी, हुकुम सा आप उनके मोबाइल पर कॉल लगा लीजिए। तो आदित्य राज कहने लगा, अरे कॉल भी किया है मैसेज भी किया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तो फिर आगे साइली ने कहा, क्या पता शायद गंगा गिरजा के साथ हो, आप उन्हें कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो आदित्य राज को भी लगा शायद हो सकता है कि गिरजा गंगा को सुबह सुबह कहीं घुमाने लेकर गई हो, क्योंकि गिरजा सुबह सुबह वॉक जाया करती थी। फिर उसने गिरजा के मोबाइल पर फ़ोन किया तो गिरजा ने कॉल रिसीव किया,
तब आदित्य एकदम से बोलने लगा, गिरजा, गंगा क्या आपके साथ है? इस पर गिरजा बोली, नहीं आदि, मेरे साथ तो नहीं है, मुझे तो कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सुबह ही निकल गई। क्या हुआ, गंगा कहीं गई क्या? तो इस पर आदिराज बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो इस पर तपाक से गिरजा बोली, रुको, आदि मैं गंगा को कॉल करके पूछती हूँ कि वह कहाँ है। यही कहकर गिरजा ने फोन कर दिया और शातिर मुस्कान देकर कहने लगी, ओ मेरे भोले आदि, गंगा अब आपके हाथ कभी नहीं लगने वाली है, ऐसे ठिकाने लगा दिया है मैंने। अब आदित्यराज को धक धक होने लगा। जो आदित्यराज अभी तक बिल्कुल शांत था, उसे अब गंगा की चिंता होने लगी। ऐसी चिंता में देखकर शैली आदित्यराज को बोली, क्या हुक्म साहब, गिरजा ने कुछ बताया क्या? तो इस पर आदित्यराज ने ना में गर्दन हिलाई। अब शैली को भी गंगा की चिंता होने लगी। आश्रम के सारे बच्चे जाग चुके थे और सभी को मालूम पड़ चुका था कि गंगा दी आश्रम में नहीं है। हम धक धक करते आदित्यराज ने दोबारा से गंगा के मोबाइल पर कॉल किया। तो इस बार कॉल रिसीव की गई थी और दूसरे साइड से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो। तो आदिराज ने पूछा, आप कौन है और गंगा कहाँ है? तो दूसरे साइड वाला लड़का कहने लगा कि सर, ये मोबाइल मुझे इस जगह पर बसता हुआ दिखाई दिया, इसलिए मैंने कॉल रिसीव किया। जैसे ही आदिराज ने ऐसे शब्द सुने, वह कहने लगा, यहाँ पर ही पड़ा था मतलब? तो आगे वाले लड़के ने बताया कि यही नदी के किनारे पड़ा था ये मोबाइल। यह सुनकर तो आदिराज को बहुत बेचैनी होने लगी कि आखिर गंगा का मोबाइल नदी के किनारे कैसे पड़ा है। क्योंकि फिर आदित्यराज ने उसी जगह के बारे में उस लड़के को पूछा और आदित्यराज को और शैली वहाँ उस जगह पर दौड़ते हुए चली गई। इधर गिरजा उस गुफा में पहुंच चुकी थी। गंगा को धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे ही गिरजा वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि गंगा के हाथ पैरों को बांध रखा था, उसका मुंह भी टेप से बंद था। ये देखकर गिरजा बोली, वेल डन रॉकी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही गंगा के कान पर ऐसे शब्द पड़े, वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। लेकिन अगले पल उसको लगा कि यदि वो अभी आंखें खोलेगी तो इनको मुझे टॉर्चर करने का मौका मिलेगा और जिसने मेरे साथ ऐसे किया है, जिसके इशारे पर वो करवाया गया है, उसे जान ही नहीं पाऊंगी। ये सोचकर गंगा बेहोश होने का बहाना बनाकर वैसे ही पड़ी रही और धुंधली आंखों से सब दृश्य देखने लगी। तो गंगा ने देखा कि एक लंबी सी दुबली सी लड़की, जिसने सर से लेकर पांव तक काला कलर का ड्रेस पहन रखा था, मुंह पर नकाब चढ़ा रखा था और आंखों पर काला चश्मा, जिससे गंगा उसे लड़की के चेहरे को देख नहीं पा रही थी। इधर साइली और आदित्यराज उस ठिकाने पर पहुंचे तो वो अनजान लड़का वहीं पर था जिससे आदित्यराज ने पहले बात की थी। आदित्यराज ने उस लड़की से मोबाइल लिया और नदी के किनारे आसपास अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। उसे देखकर समझ से देर नहीं लगी कि गंगा के साथ कुछ गलत हुआ है करके। वो साइली को चिंता भरे स्वर में कहने लगा, साइली ये देखो, ये 3 से 4 लोगों के पैरों के निशान और यहाँ से बार बार गाड़ी घुमाने के निशान भी दिख रहे हैं। इसका मतलब गंगा को। जैसे आदित्यराज ने ऐसा कहा, साइली आदित्यराज की तरफ चिंता भरी नजरों से देखने लगी और फिर आदित्यराज ने जोर से चिल्लाते हुए अपने घुटनों के बल पर बैठता हुआ कहने लगा, नहीं, जिसने भी मेरी गंगा को किडनैप किया है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर शैली रोती है बोली, प्लीज हुकुम साहब, मेरे सहेली को बचा लो, उसे ढूंढ कर लाओ, अपने गंगा को बचा लो हुकुम साहब। और वो आदित्यराज के सामने हाथ जोड़ने लगी। आदित्यराज की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसने सीधे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाकर सारी जानकारी दे दी। इधर गंगा को उस लड़की की पर्सनैलिटी और उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगने लगा कि कोई ये लड़की जानी पहचानी है। फिर वो बेहोश की स्थिति में ही पड़ी रही। इधर गिरिजा अपने जेब से नोटों की कुछ गड्डियाँ निकाल कर कहने लगी, ये लो तुम चारों का इनाम, और अब इस लड़के को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो और इस लड़के को तब तक खाना और पानी नहीं पिलाना है जब तक कि इसकी जान न जाए। तो इस पर रॉकी आश्चर्य से बोला, लेकिन मैडम, इसे हम कल ही तो लेकर आए हैं और इसे अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की क्या आवश्यकता है? तो इस पर गिरजा शादी मुस्कान देते हुए कहने लगी,